हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए सन 2013 में आई इंसीडियस चैप्टर 2 के ब्रेकडाउन को लेकर आ गए हैं। ये मूवी सीक्वल है इंसीडियस चैप्टर 1 का, जो कि हमारे चैनल पे अवेलेबल है। उस वीडियो को बहुत सारा प्यार दिखाने के लिए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो से पहले इंसीडियस चैप्टर 1 के एक्सप्लेनेशन को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना आपको ये समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसी के साथ हम सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग होती है सन 1989 की एक रात में, जब अपने बेटे जॉश के साथ हो रहे अजीबोगरीब घटनाओं के चलते लॉरेन अपने एक दोस्त कार्ल को मदद के लिए बुलाती है। कार्ल पहले तो जॉश का मेडिकल एग्जामिनेशन करता है, लेकिन जब उसे जॉश की वही तस्वीरें दिखती है जिनमें उसके पीछे एक काली परछाई थी, तो वो अपनी एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट दोस्त एलिस को वहाँ पे हेल्प के लिए बुला लेता है। लैम्बर्ट फैमिली से मिलने के बाद एलिस को ये समझ आता है कि जॉश को कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं बल्कि किसी पैरानॉर्मल चीज़ों से तकलीफ है। वो जॉश से बात करती है तो जॉश उसको बताता है कि हर रात उसके सपने में एक ब्लैक ब्राइड आती है जो उसे तंग करती है। एंड वो ब्लैक ब्राइड उसके घर में यानी कि उसके रूम में ही रहती थी। एलिस समझ गई थी कि जॉश अपने आप में रात को सोते हुए एस्ट्रल ट्रेवल कर सकता था, यानी कि वो आत्माओं के दुनिया में जा सकता था, और जिसकी वजह से उस दुनिया से एक बुरी आत्मा उसके पीछे पड़ चुकी थी। वो जॉश को हिप्नोटाइज करती है ताकि वो फिर से आत्माओं की दुनिया में चली जाए, और वो कहती है कि एलिस को जॉश गाइड करे कि वो आत्मा घर के किस कोने में है। जॉश के गाइडेंस के सहारे एलिस उसके रूम के ही कबर्ड के पास पहुंच जाती है, जहां पर वो ब्लैक ब्राइड भी छुपी हुई थी, और वो एलिस पे अटैक कर देती है। एलिस समझ गई थी कि वो ब्लैक ब्राइड बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड मेलिशियस आत्मा है, जो कि जॉश को मार के उसकी बॉडी पे कब्जा करना चाहती थी। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसको जॉश की एस्ट्रल ट्रेवल की सारी मेमोरी को ही इरेज कर देना पड़ेगा। वो इस बारे में जॉश की मॉम लॉरेन और उसके दोस्त कार्ल से बात कर ही रही थी कि वो जॉश अचानक से अपनी हिप्नोटाइज स्टेट में ही अपनी चेयर से उठ खड़ा होता है और एक तरफ इशारा करने लगता है, और उस दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है। यह सब देख के वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, पर वो कुछ तो करते हैं जॉश के साथ, जिससे कि उसकी एस्ट्रल ट्रेवल की सारी मेमोरियाँ ख़त्म हो जाती है। और इसीलिए हम इंसीडियस के चैप्टर 1 में देख पाते हैं कि जॉश की बचपन की सारी तस्वीरें उसकी माँ ने कहीं पे छुपा दी थी, और उसकी कोई भी तस्वीरें अवेलेबल नहीं थी। इसी के साथ मूवी का इंट्रो सीन ख़त्म होता है और मूवी अब प्रेजेंट में आती है। प्रेजेंट में पुलिस एलिस के मौत को लेकर रेने से पूछताछ कर रही थी, और उनका पूरा शक जॉश पे ही था, क्योंकि एलिस के कैमरे में आखिरी पिक्चर भी जॉश की थी। हालांकि रेने उनको बार बार उनके साथ हो रहे पैरानॉर्मल घटनाओं पे यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस को ये सब बस बकवास ही लग रहा था। पुलिस रेने को जाने देती है ये कहकर कि वो बस इस बात की चिंता करे कि एलिस के गले पे मिले फिंगरप्रिंट्स अगर जॉश के फिंगरप्रिंट से मिल जाए तो उनके साथ अच्छा नहीं होगा। अब पुलिस की तहकीकात के चलते जॉश की फैमिली उनके घर से भी बेघर हो चुकी थी, इसलिए वो अब उसकी मॉम लॉरेन के घर पे रहना स्टार्ट कर दिया था। अब हालांकि नए घर में सब लोग चीज़ों के ठीक होने का ही वेट कर रहे थे, लेकिन हालत तो कुछ और ही बनने वाली थी। एक रात जब घर में सब लोग सो रहे थे तो रेने को एक रूम से पियानो बजने की आवाज़ आ रही थी, एंड उस पियानो में वही गाना बज रहा था जो इंसीडियस 1 में रेने ने अपने पति जॉश के लिए लिखा था। हालांकि उस पियानो वाले रूम में जाते ही सारा म्यूजिक बंद हो गया था, लेकिन तभी अचानक रेने को बेबी मॉनिटर पे उसके बच्चे केली के रूम से उसके रोने की आवाज़ आने लगी। वो वहाँ पे भाग के गई और रूम में जाते ही उसको ये देखने को मिला कि उसकी बेटी अपनी क्रेडल से ज़मीन पे गिरी हुई थी, लेकिन क्रेडल की सारी दीवारें बहुत ज़्यादा ऊंची थी और केली के लिए वहाँ से गिरना नामुमकिन था। इसलिए ऐसा लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर उसकी बेटी को नीचे गिरा दिया था। वो इन सबसे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और वो इस बात की शिकायत जॉश से भी करती है, लेकिन जॉश को हम देख पाते हैं कि वो इन सब चीज़ों को पूरी तरीके से टाल रहा था, और रेने के बार बार फोर्स करने पर उन दोनों में बहस छिड़ चुकी थी। अब उस रात किसी वजह से जॉश की मॉम लॉरेन की भी नींद टूट जाती है। वो नींद से उठ के टीवी ऑफ करती है, और आप देख सकते हो टीवी में कौन सी पिक्चर चल रही थी। अगर आप गेस कर पाओ तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। खैर, टीवी ऑफ करके वो डेल्टन के रूम की तरफ चल दी, और वहाँ पे वो यही देखने गई थी कि बच्चे सो रहे थे कि नहीं। अब नींद में डेल्टन कुछ बड़बड़ा रहा था, और जब वो उनसे पास जाती है तो लॉरेन को सुनाई देता है कि डेल्टन कह रहा है कि दादी आपके पीछे कोई है।
खैर वहाँ पे तो लॉरेन को कोई भी नहीं दिखता, लेकिन जब वो अपनी मेडिसिन लेने नीचे किचन में जाती है तो किचन के मिरर में उसको अपने पीछे एक लेडी दिखाई देती है, जिसके साथ साथ ही किचन का दरवाज़ा भी ज़ोर से बंद हो जाता है और वहाँ पे हवाएं भी बहुत ज़ोर से चलने शुरू हो जाती है। वो डरते हुए अपने दरवाजे को खोलती है, लेकिन दरवाजे के बाहर तो जॉश खड़ा था। अब लॉरेन जब जॉश को ये सब बताती है तो जॉश कहता है कि इन सब को पूरी तरीके से इग्नोर करना शुरू करो, क्योंकि अगर उसकी पत्नी लॉरेन भी इन सब से डिस्टर्ब हो गई तो उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अब लॉरेन को भी जॉश के बर्ताव में कुछ तो परिवर्तन दिख ही रहा था, पर वो इस रात के लिए तो चुप ही रही। अब अगले दिन सुबह लॉरेन अपने मदद के लिए कार्ल, स्केच और टकर से मिलने चली जाती है। स्केच और टकर अब एलिस के घर पे ही रह रहे थे। उनके बातों बातों में लॉरेन ये कहती है कि काश एलिस भी उनके मदद के लिए वहाँ पे उनके साथ होती। तो स्केच और टकर एलिस के ही एक दोस्त कार्ल को वहाँ पे बुला लेते हैं, क्योंकि कार्ल अपनी शक्तियों से मरे हुए लोगों के साथ भी कांटेक्ट कर सकता था और वो एलिस के साथ भी कांटेक्ट कर लेता है। वो अपने डाइस के ज़रिए एलिस से पूछता है कि आखिर उसको किसने मारा, तो उसके डाइस में जवाब आता है शी डिड, यानी कि किसी औरत ने एलिस का कत्ल किया था। अब वो पूछते कि वो औरत उनको आखिर कहाँ मिलेगी, तो उसके डाइस में लेडी एंजल्स नाम आता है। अब स्केच और टकर तो क्लूलेस थे कि लेडी एंजल्स आखिर है क्या, तो लॉरेन उनको बताती कि ये तो एक हॉस्पिटल का नाम है जहाँ पे वो भी एज ए नर्स काम करती थी, लेकिन काफ़ी अर्सा पहले उस हॉस्पिटल में आग लगने की वजह से वो अब बंद हो गए हैं। लेकिन उनको तो उसका पता अब इस हॉस्पिटल से ही मिलने वाला था, तो वो सब भी इस हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। अस्पताल में पहुंचकर लॉरेन को अपने अतीत का एक दिन याद आता है, जब वो जॉश के साथ अपनी ड्यूटी पे गई थी और जॉश भी शैतानी करते हुए आईसीयू रूम में एंटर हो गया था। उसी वक्त उसी आईसीयू में एक बहुत दिनों से कोमा में लेटा पेशेंट पार्कर क्रेन उठ खड़ा होता है और वो जॉश को दबोच लेता है। खैर अगले दिन जब लॉरेन दोबारा से ड्यूटी पे जाती है तो वो उसी पेशेंट को लिफ्ट में अपने पैरों पे चलते हुए देखती है। उसे ये बहुत ज़्यादा क्रीपी लगता है एंड वो इसके बारे में अपने रिसेप्शनिस्ट से पूछती है, जो कि बताता है कि वो किस बारे में बात कर रही है, क्योंकि वो पेशेंट ने तो कल रात को ही टेरेस से कूद के अपनी जान दे दिया था। इस पेशेंट का नाम पार्कर क्रेन था और वो इस हॉस्पिटल में इसलिए एडमिट हुआ था क्योंकि उसने अपने प्राइवेट पार्ट्स को काट के खुद को मर्द से औरत बनाने की कोशिश की थी। खैर इस पूरा हॉस्पिटल के पुराने दस्तावेजों से लॉरेन और कार्ल एंड टकर की टीम को पार्कर क्रेन के घर का एड्रेस मिलता है और वो वहाँ चोरी छुपे पहुँच जाते हैं एंड वो घर में उसका दरवाज़ा तोड़ के एंटर हो जाते हैं। पर घर में बहुत टाइम तक घूमने के बाद भी उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए कार्ल को शक होता है। तो वो अपने डाइस से पूछता है कि क्या उनको यहाँ पे भेजने वाले असली में एलिस ही थी, तो जवाब आता है कि नहीं। तभी घर पूरी तरीके से हिलने लगता है और उनको एक सीक्रेट डोर मिल जाता है। उस सीक्रेट डोर के साथ एंटर होने में ही उनको एक घर पे कुछ पेपर क्लिप्स और कटिंग्स मिलते हैं, जिनमें एक ब्लैक ब्राइड यानी कि एक लेडी के रूप में किसी हत्यारे का न्यूज़पेपर कटिंग्स मिलता है। उस न्यूज़पेपर में ये लिखा था कि किसी ब्लैक ब्राइड ने शहर के 18 लड़कियों को मार दिया था। उसके साथ उनको उस रूम में उन लड़कियों की लाश भी मिलती है और साथ ही में एक ब्लैक ब्राइड की कॉस्ट्यूम भी। उस कॉस्ट्यूम को कार्ल अपने हाथों से टच करता है और उसको अतीत का एक विजन आता है, जिसमें पार्कर क्रेन ही एक बंदा जो कि औरत का गेटअप लेके इसी घर में लड़कियों का कत्ल कर रहा था। अब लॉरेन और कार्ल को सब कुछ समझ में आ जाता है कि यह सब कत्ल ब्लैक ब्राइड कोई और नहीं बल्कि पार्कर क्रेन ही कर रहा था और इसी ब्लैक ब्राइड की आत्मा ने इस वक्त जॉश को पजेस कर रखा है, जिसने एलिस का भी कत्ल किया था। इसलिए अब लॉरेन जाती है रेने को सब कुछ सच बताने के लिए और कार्ल जाता है जॉश के घर में असली जॉश का पता लगाने के लिए। अब जॉश के घर में पहुंचकर कार्ल जॉश के साथ बातें कर रहा था और तब बातों बातों में वो ये रिवील कर देता है कि उसको पता है कि जॉश की बॉडी में अब जॉश की आत्मा नहीं बल्कि पार्कर क्रेन यानी कि ब्लैक ब्राइड की आत्मा है। यह सुनते ही उस ब्लैक ब्राइड ने कार्ल पर अटैक कर दिया और उन दोनों में हाथापाई हो गई। इस हाथापाई के चलते कार्ल को बहुत ज़्यादा चोट लगती है और वो बेहोश या मर जाता है, कुछ तो होता है। खैर अब जब उसकी आंखें खोलती है तो वो खुद को दी फर्दर में पाता है जॉश की आत्मा के साथ। और यहाँ हम देख पाते हैं कि जॉश की आत्मा फर्स्ट पार्ट के एंड से ही द फर्दर में ट्रैप हो चुकी थी और अब इसकी बॉडी में जो है वो कोई और नहीं बल्कि पार्कर क्रेन यानी कि ब्लैक ब्राइड ही थी।
तो कार्ल और जॉश बात करते हैं और कार्ल जॉश को बताता है कि अगर उसको अपनी बॉडी में वापस जाना है तो उसे ब्लैक ब्राइड को इस दुनिया में हराना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए तो अब उन्हें एलिस की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए वो एलिस को ढूंढने निकल जाते हैं। लेकिन आत्माओं की दुनिया में यानी कि द फर्दर में टहलते हुए वो फिर से उसी रात उनके पुराने घर में पहुंच जाते हैं जिस रात जॉश के घर में इंसीडियस के पार्ट 1 में उसका दरवाज़ा अचानक ही रात को टूट गया था। और हम देख पाते हैं कि उसी रात वो भी वहाँ एलिस की स्पिरिट से भी मिलते हैं, जो उनको कहता है कि अगर जॉश को अपने बॉडी में वापस जाना है और उसको ब्लैक ब्राइड को अपनी बॉडी से निकालना है तो उसको इस दुनिया में भी ब्लैक ब्राइड के पावर को ख़त्म करना पड़ेगा और उसके लिए उसे ब्लैक ब्राइड के घर तक जाना पड़ेगा। लेकिन आपको पता होगा कि फर्स्ट पार्ट में जॉश की मेमोरी को सप्रेस कर दिया गया था ताकि उसको कुछ भी याद ना रहे, एंड इसलिए उसको ब्लैक ब्राइड के घर का पता भी नहीं पता। तो एलिस उसको सजेस्ट करती है कि वो शायद किसी और जॉश से भी मदद ले सकते, और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि वो टहलते हुए आत्माओं की दुनिया में मूवी के इंट्रो सीन वाले जॉश के पास यानी कि लिटिल जॉश के पास पहुँच जाते हैं। और यहाँ हम समझ पाते कि आखिर इंट्रो सीन में हिप्नोटिक स्टेट में लिटिल जॉश किसको फिंगर पॉइंट कर रहा था। खैर उस रास्ते पे जाते हुए जॉश को एक रेड डोर दिखता है। अब जैसे ही वो इस रेड डोर से एंटर होते हैं तो उनको पार्कर क्रेन के बचपन का सीन दिखता है, जब उसकी माँ उसको लड़का होने के बावजूद भी लड़कियों की तरह रहने के लिए कहती है और बात ना मानने पर उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है। फिर जॉश एक दूसरे रूम में एंटर होता है जहाँ पे पार्कर क्रेन यानी कि ब्लैक ब्राइड की बहुत सारी विक्टिमों की लाशें थी। वो उनको एक एक करके अनकवर कर ही रहा था कि उनमें से ही एक लाश पार्कर क्रेन की माँ के रूप में आ जाती है और वो जॉश की स्पिरिट पे अटैक कर देती है। इसकी स्पिरिट पे अटैक करने के साथ ही असली दुनिया में भी इसका इम्पैक्ट होता है और अब वो ब्लैक ब्राइड यानी कि पार्कर क्रेन जॉश की बॉडी पे पूरी तरीके से कब्जा ले रहा था और वो इस कब्जा करके जॉश के पूरे परिवार को भी मारने ही वाला था। वो लोग किसी तरीके से घर के बेसमेंट में छुपे हुए थे, लेकिन जॉश बेसमेंट का दरवाज़ा तोड़ के अंदर चला जाता है और वो अपने बेटे डेल्टन को ही मारने वाला था। लेकिन आत्माओं की दुनिया में एलिस जॉश की मदद करती है और वो पार्कर क्रेन की माँ को भी हरा देती है और इसको हराने के साथ साथ ही पार्कर क्रेन का भी कब्जा जॉश की बॉडी पे से कम हो जाता है और वो उसकी बॉडी को छोड़ के चला जाता है। लेकिन अब जॉश को तो वापस जाना था, एंड कार्ल के साथ क्या होगा, क्या वो मर गया था? तो एलिस कार्ल को बताती है कि उसको भी अब जॉश के साथ बाहर दुनिया में जाना है क्योंकि कार्ल असली में मरा नहीं था, वो दरअसल कुछ देर के लिए बेहोश हो गया था और ये बात एलिस ने उससे हार्ट बीट को सुन के फील किया था। तो अब कार्ल और जॉश निकल जाते हैं दूसरी दुनिया में यानी कि अपनी दुनिया में जाने के लिए, लेकिन वो उनको अब असली दुनिया का रास्ता भी नहीं मिल रहा था। लेकिन यह समस्या हल हो जाती है क्योंकि जॉश का बेटा डेल्टन फिर से आत्माओं की दुनिया में ट्रैवल करके आता है ताकि वो अपने पिता को और उसके दोस्त कार्ल को असली दुनिया का रास्ता दिखा सके। और इसी के साथ कार्ल, जॉश और डेल्टन अपने असली दुनिया में अपनी बॉडी में लौट जाते हैं और लैम्बर्ट फैमिली फिर से एक साथ हो जाती है।